वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। तो आइए सीधा आज के टॉपिक में डाइव इन करते हैं। आज हम कोई टिपिकल टेक्स्ट बुक वाली पढ़ाई नहीं करने वाले। इसके बजाय हम हिस्टोरिकल रिसर्चर्स की तरह मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत को डिकोड करेंगे। लेकिन कैच ये है कि हम इसे अपनी नज़रों से नहीं बल्कि उन विदेशी यात्रियों की आंखों से देखेंगे जो सदियों पहले यहाँ आए थे। मतलब एक बिल्कुल ही अलग चश्मे से हमारा अपना इतिहास। और इस हिस्टोरिकल पजल को जोड़ने के लिए हमारे पास आज एक बहुत ही क्लियर रोड मैप है। पहले हम देखेंगे कि फॉरेन अकाउंट्स आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं। फिर हम 3 ग्रेट ट्रैवलर्स से मिलेंगे। उसके बाद अल बिरूनी और इब्न बतूता के अनुभवों को डिकोड किया जाएगा। और लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे कोकोनट और पान जैसी आम चीज़ें भी उनके लिए अजूबा थीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, व्हाई फॉरेन अकाउंट्स मैटर। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल आता है। हमें अपना ही इतिहास समझने के लिए बाहर वालों की यानी आउटसाइडर्स की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? जो लोग पहले से यहाँ रह रहे थे उन्होंने ही डेली लाइफ के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम कह सकते हैं द पानीपुरी अनोमली। देखिए, मान लीजिए कोई लोकल इंसान रोज बाहर जाकर पानी पूरी खाता है, तो क्या वो कभी अपनी डायरी में लिखेगा कि आज मैंने एक गोल क्रिस्पी पूरी में तीखा पानी डालकर खाया? बिल्कुल नहीं, राइट? क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही मंडेन और रूटीन बात है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर अमेरिका या यूरोप से कोई पहली बार इंडिया आए, तो वो पक्का इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्चरल डिस्कवरी मानकर डॉक्यूमेंट करेगा। विदेशी यात्री अक्सर उन छोटी छोटी डिटेल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं जिन्हें लोकल्स बिल्कुल नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। सेक्शन 2, 3 ग्रेट ट्रैवलर्स। आप जरा इस कंपैरिजन टेबल पर ध्यान दीजिए। ये आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी सुपर इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 3 मेन ट्रैवलर्स हैं। 11वीं सदी में उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म से आए अल बिरूनी, जिन्होंने फेमस किताब उल हिंद लिखी। फिर 14वीं सदी में मोरक्को के टैंजियर से आए इब्न बतूता, जिनकी बुक का नाम है रिहला। और फिर 17वीं सदी में फ्रांस से आए फ्रांसवा बर्नियम। इस एक टेबल से हमें तीनों सोर्सेस का ओरिजिन, टाइमलाइन और काम एकदम क्लियरली समझ आ जाता है। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं हमारे पहले यात्री पर। सेक्शन 3, अल बिरूनी, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो अल बिरूनी की किताब उल हिंद कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। ये अरबी में लिखी गई 80 चैप्टर्स की बहुत ही विशाल टेक्स्ट है। इसमें इंडियन रिलीजन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी से लेकर कस्टम्स तक सब कुछ कवर्ड है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही ज्योमेट्रिक है। मतलब अल बिरूनी हर चैप्टर को एक सवाल से शुरू करते थे, फिर संस्कृत ग्रंथों के बेसिस पर उसे एक्सप्लेन करते थे और आखिर में उसे दूसरे कल्चर्स के साथ कंपेयर करते थे। अमेजिंग, राइट? बट ऑनेस्टली अल बिरूनी के लिए भारत को समझना इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने अपनी किताब में 3 मेन बैरियर्स यानी रुकावटों का जिक्र किया है। पहला, संस्कृत भाषा की इमेंस कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा, यहाँ की वास्टली डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स। और तीसरा बैरियर था लोकल्स की इंसुलैरिटी। मतलब यहाँ के लोग बाहर वालों के साथ घुलना मिलना इतना पसंद नहीं करते थे। अब ये संस्कृत वाला प्रॉब्लम कितना बड़ा था, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। अल बिरूनी को अरबी भाषा काफ़ी सिंपल और डायरेक्ट लगती थी, लेकिन संस्कृत वो उनके लिए एक बहुत बड़े रेंज वाली कॉम्प्लेक्स भाषा थी। उन्होंने नोटिस किया कि संस्कृत में एक ही चीज़ के लिए कई शब्द हैं। जैसे कुत्ते के लिए कुकुरहा और श्वान दोनों यूज होते हैं, और कभी-कभी एक ही शब्द के कई मतलब भी होते थे। तो आप सोच ही सकते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना उनके लिए कितना बड़ा सरदर्द रहा होगा। Moving on to a very fascinating topic, Section 4, Analyzing Social Hierarchy. अब एक बाहरी इंसान ने हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था को कैसे समझा? अल बिरूनी ने संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाले सिस्टम को एनालाइज किया। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ भारत का एक अनोखा सिस्टम मानकर नहीं छोड़ा। उन्होंने इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया एंशिएंट पर्शिया की 4 क्लासेस के साथ, जहां नाइट्स, प्रीस्ट्स, फिजिशियंस और पीजेंट्स होते थे। बेसिकली अल बिरूनी ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि समाज को अलग अलग वर्गों में बांटने का सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी एग्जिस्ट करता था। पर एक कैच है। भले ही अल बिरूनी ने इस क्लास डिवीजन को एक नॉर्मल सामाजिक सच्चाई मान लिया, लेकिन उन्होंने अनटचेबिलिटी और सोशल पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनका एक बड़ा फेमस ऑब्जर्वेशन है, नेचर क्लेंजेस इटसेल्फ, यानी प्रकृति खुद को साफ कर लेती है।
उन्होंने बहुत ही लॉजिकली आर्ग्यू किया कि जैसे सूरज धुंध को हटाकर हवा साफ करता है या समंदर का नमक पारी को खराब होने से बचाता है, वैसे ही हर अशुद्ध चीज प्राकृतिक रूप से वापस शुद्ध हो जाती है। तो उनके हिसाब से जन्म के आधार पर कोई हमेशा के लिए अशुद्ध हो ही नहीं सकता। ओके, तो अब हम जंप करते हैं हमारे दूसरे लेजेंडरी ट्रैवलर पर। सेक्शन 5, इब्न बतूता, द ग्लोब ट्रॉटर। इब्न बतूता 14वीं सदी के एक ऐसे ट्रैवलर जिन्होंने उस वक्त की लगभग पूरी जानी मानी दुनिया ही नाप दी थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, आपको उनके स्केल का आइडिया लग जाएगा। 1332 में सिर्फ 22 साल की उम्र में वो मोरक्को में अपना घर ऐसे छोड़ देते हैं जैसे उनके ही शब्दों में एक पक्षी अपना घोंसला छोड़ता है। फिर 1333 में वो सिंध होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं, जहां उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक सीधा काजी यानी जज बना देते हैं। फिर 1342 में वो मालदीव जाते हैं और 1347 में चाइना तक का सफर करते हैं। मतलब सोचिए, बिना किसी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के उस जमाने में इतनी भयंकर यात्रा। और हाँ, जरा इस नंबर 40 को देखिए, आपको पता है ये क्या है? 14वीं शताब्दी में मुल्तान से दिल्ली तक का सफर तय करने में इब्न बतूता को पूरे 40 दिन लगे थे। जी हाँ, 40 दिन। आज जहां हम फ्लाइट से बस कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं, उस वक्त के हिसाब से यह हमें साफ बताता है कि ट्रैवलिंग कितनी विशाल और एग्जॉस्टिंग होती थी। और सुनिए, ये सफ़र सिर्फ लंबे नहीं थे, ये लिटरली जानलेवा थे। शहरों के बीच 50-50 दिन का गैप, और रास्ते में हर वक्त हाईवे रॉबर्स यानी डाकुओं का खतरा। इब्न बतूता ने खुद लिखा है कि एक बार डाकुओं ने उनके कारवां पर हमला कर दिया था और उनके कई साथी मारे गए। और तो और होम सिकनेस और बीमारियां अलग। एक बार तो उन्हें इतना तेज बुखार आया कि कमजोरी के कारण घोड़े से ना गिर जाएं, इसलिए उन्हें खुद को घोड़े से बांधना पड़ा था। ये ऐसी डिटेल्स हैं जो इतिहास को एकदम रियल और जिंदा कर देती हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और पर्सनली मेरे फेवरेट सेक्शन पर। सेक्शन 6, कोकोनट्स, पान एंड डेली लाइफ। अब जरा इब्न बतूता का ये कोट सुनिए। वो लिखते हैं, ये एक इंसान के सिर जैसा दिखता है, इसके अंदर दिमाग जैसी कोई चीज है और इसके साथ जुड़े हुए रेशे बालों की तरह लगते हैं। जरा गेस कीजिए वो किस बारे में बात कर रहे हैं? वो डिस्क्राइब कर रहे हैं एक सिंपल से नारियल को, कोकोनट। मतलब उनके लिए ये एकदम एलियन और माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी थी। और यहीं पर हमारी वो पानी पूरी अनोमली एकदम परफेक्टली फिट बैठती है। एक बाहर वाले के लिए नारियल इंसान के सिर जैसा था, और पान, वो तो उनके लिए और भी फैसिनेटिंग था कि लोग खाना खाने के बाद हरे पत्ते के साथ सुपारी क्यों चबा रहे हैं। इन ट्रैवल लॉग्स ने हमारे लोकल मार्केट्स, हमारी डाइट और हमारे नॉर्मल रूटीन को एक ऐसे फ्रेश नजरिए से रिकॉर्ड किया जो शायद कोई लोकल राइटर कभी नोटिस ही नहीं करता, क्योंकि वो सब उसके लिए बहुत नॉर्मल था। तो इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आ गए हैं। पर जाने से पहले मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, अगर आज कोई फॉरेन ट्रैवलर आपके शहर में आए, तो वो आपकी किन नॉर्मल डेली आदतों के बारे में अपनी डायरी में लिखेगा? क्या वो आपकी सुबह की चाय होगी, या शायद ट्रैफिक में लगातार हॉर्न बजाने की आदत? अपने आसपास की दुनिया को जरा एक हिस्टोरिकल रिसर्चर के लेंस से देखिए। प्रॉमिस, आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं लगेगी। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।